स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इंडोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से प्राचीन इतिहास के अध्ययन को शुरू किया हुआ है और पिछले 13-14 लेक्चरों में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के अध्ययन स्रोतों और उससे जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। अध्ययन स्रोतों के संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो अध्ययन स्रोत का अध्ययन कर रहे थे उसमें साहित्यिक, पुरातात्विक, उसके अलावा कालखंड के आधार पर भी हम लोगों ने अध्ययन स्रोतों का डिवाइडेशन किया था कि प्राग ऐतिहासिक काल में हमारे अध्ययन स्रोत कौन कौन से होंगे, आद्य ऐतिहासिक काल में हमारे अध्ययन स्रोत कौन कौन से होंगे, और फिर जब ऐतिहासिक काल में हम प्रवेश करते हैं तो हमारे अध्ययन के स्रोत कौन कौन से होंगे और उसकी क्या इंपॉर्टेंसी है, यानी क्या महत्व है उसका और क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अभी तक के अध्ययन क्रम में जितना पिछला क्लासेस हम लोगों ने किया है, अगर आप उसका नोट्स तैयार कर लिए होंगे तो आप पाएंगे कि आपको एक प्रश्न वहां से मेंस ऑप्शनल का मिल जाएगा, हर साल मिलेगा, श्योर मिल जाएगा। लेकिन अध्ययन स्रोतों के क्रम में एक बात और आपको ध्यान रखना है कि हम लोगों ने अध्ययन स्रोतों का बेसिकली अध्ययन तो कर लिया, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत, उसके महत्व, सीमाएं, फिर प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के अध्ययन स्रोत, लेकिन वो अंतिम नहीं है अध्ययन। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि उस अध्ययन स्रोतों का अध्ययन किया जाएगा। जैसे ऐतिहासिक काल में प्रवेश करते ही हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ पे अध्ययन के क्या क्या स्रोत है और उनका वहां पे भी हम लोग विश्लेषण करेंगे, क्योंकि कई बार वहां से भी सीधे सीधे प्रश्न पूछ देता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो मौर्य काल में अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि मौर्य काल में कौन कौन से अध्ययन के स्रोत हैं, तो हम पाएंगे कि मौर्य काल में अध्ययन स्रोतों में विविधता बढ़ जाती है, कई सारे अध्ययन स्रोत हो जाते हैं। साहित्यिक स्रोतों में भी विविधता बढ़ जाती है, देशी साहित्य तो होते ही, विदेशी साहित्य भी हो जाता है, और देशी साहित्य को भी हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। विदेशी साहित्य हम लोगों के सामने आ जाता है, साथ ही पुरातात्विक साक्ष्य भी हम लोग के साथ मिलता है। तो हम लोग वहां पे अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि इन अध्ययन स्रोतों का क्या महत्व। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के विषय में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, तो हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि क्या कौटिल्य का अर्थशास्त्र में जो दी गई सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को क्या हम आंख बंद करके स्वीकार कर सकते हैं। तो हम पाएंगे कि ऐसा नहीं है। वहां पे हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो सूचना दी गई है उन सूचनाओं को भी बड़ी सावधानी पूर्वक बाकी के स्रोतों से कनेक्ट करके, मिला करके ही आगे बढ़ना होगा, तभी हम सही निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। ऐसी वैदिक काल जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां भी कई प्रकार के अध्ययन स्रोतों की बातें होंगी। वैदिक साहित्य, वहां भी हम लोगों के सामने प्रश्न उपस्थित होगा कि जो वैदिक साहित्य में जो सूचना दी गई है क्या वो पूरी तरीके से सही है, या हमें उसे किसी अन्य स्रोतों से भी मिलाना होगा, कनेक्ट करना होगा, जिससे कि पुष्टि की जा सके कि हाँ दोनों चीजें सही है। तो अध्ययन स्रोत के संदर्भ में हम लोगों का जो अध्ययन है वो आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, खासतौर से जब ऐतिहासिक काल की तरफ बढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता से मान चलिए शुरू करिए, हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता से, ये एक क्रम हम लोगों का चलेगा और वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछ दिया कि अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक के साम्राज्य विस्तार का वर्णन कीजिए। इसका सीधा सा मतलब था कि सिर्फ अभिलेखी साक्ष्य के आधार पर में अशोक के साम्राज्य का जो सीमांकन है वो करना होगा। मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, यूपीएससी में पूछा गया है। ऐसी जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक प्रश्न और पूछा जाता है इतिहास लेखन से जुड़े हुए विवाद को लेकर के, तो वो भी हम लोग देखेंगे जब उसी कालखंड में जब बढ़ेंगे, जो जो कालखंड पढ़ेंगे तो वहां भी देखा जाएगा कि इतिहास लेखन को लेकर के क्या क्या डिस्प्यूट है। जैसे अगर वैदिक सभ्यता की बात किया जाए तो वहां इतिहास को लेखन को लेकर के 4-5 डिस्प्यूट आते हैं कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, देशी थे या विदेशी थे। क्या वैदिक सभ्यता को हम पूरी तरीके से विदेशी सभ्यता के रूप में देख सकते हैं कि विदेशी लोग आए, उन्होंने एक नई सभ्यता स्थापित कर दी। ऐसे जब मौर्य काल की तरफ बढ़ते हैं तो वहां भी कई सारे डिस्प्यूट मिलते हैं इतिहास लेखन को लेकर के, खासतौर से मौर्य प्रशासन के लेकर के कि मौर्य प्रशासन क्या पूरी तरीके से केंद्रीकृत था या विकेंद्रीकृत था। हड़प्पा काल में आते हैं तो वहां भी हम लोगों को इतिहास लेखन से जुड़े हुए कई सारे प्रश्न, कई सारे विवाद मिलते हैं। तो उन इतिहास लेखन से जुड़े हुए जो विवाद है उन विवादों पर भी हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग अध्ययन को कंटिन्यू रखा जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं अभी आप लोगों को समझना है और ये देखना है कि मुख्य परीक्षा का पूरी तरीके से अप्रोच कैसे चेंज हो जाता है। आजकल इतिहास को महज तथ्यों का संग्रह मान करके आपके सामने पेश कर दिया जाता है और उसी में आपको मजा भी आता है, क्योंकि आपको लगता है कि यही इतिहास है। और मैं हर बार आपसे बोलता हूं कि इतिहास सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं, कुछ नाम रट लेना, कुछ तिथियां रट लेना ही इतिहास नहीं है। एक्चुअल में वो इतिहास का एक पहलू है सिर्फ जो
कॉन्सेप्ट को पुष्ट करते हैं। तथ्य अपने आप में कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिस पे आपने विचार किया ही नहीं होगा। हम लोग आगे विचार करेंगे। नवपाषाण काल के बारे में कहा जाता है कि यह एक्चुअल में नवपाषाण काल एक क्रांति थी। तो क्या आप इससे सहमत हो सकते हैं? आपके पास कोई साक्ष्य है जो कह दें कि नवपाषाण काल एक प्रकार का नवपाषाण कालीन क्रांति है? हम नवपाषाण काल के बारे में पढ़ तो लेंगे, बहुत सारी चीजें, सूचनाएं देख लेंगे, किस प्रकार के औजार इस्तेमाल किए जाते थे, इनका रहन सहन कैसा था उस समय मानव का। लेकिन क्या इस बात पे आपने कभी सोचा है कि हम इसे क्रांति बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? तो मुख्य परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रश्न उपस्थित होंगे जिनके बारे में आप पहली बार सुनेंगे और किताबों में उनकी चर्चाएं बहुत ही कम या ना के बराबर होगी, क्योंकि जो क्लासेस लिया जाता है यहाँ पे वो किताबों तक सीमित नहीं रहता है। किताब एक सोर्स हो सकते हैं हमारे जानकारी के, लेकिन उनसे बहुत आगे जाना होता है, बियॉन्ड द बुक जाना होता है, तब जाकर के आप सही दिशा में आगे अध्ययन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं बार बार बोलता हूं कि जिन लोगों का ऑप्शनल नहीं है, अगर वो इतिहास में आगे कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा इन द सेंस कि उन्हें आगे रिसर्च करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या टीचर बनना है डिग्री कॉलेज में, पीजीटी जैसी चीजें अगर उन्हें करनी है तो उनके लिए क्लास बहुत ही मुफीद है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी। तो आज से हम लोग यूनिट 1 की शुरुआत करेंगे, जहां शुरुआत होता है पाषाण काल से। अभी तक हम लोगों का जो अध्ययन चल रहा था वो अध्ययन चल रहा था अध्ययन स्रोत और बाकी की चीजों से जुड़ी हुई। अब हम लोग एक एक टॉपिक पे अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। जब मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करते हैं पाषाण काल का, कि एक्चुअल में पाषाण काल का अध्ययन एक साथ ही कर दिया जाता है ताकि सारी चीजों को समझ एक क्रम में परिवर्तन की चीजें नजर आती वही चलती है, वहीं से प्रश्न भी पूछता है। लेकिन समझने के दृष्टिकोण से थोड़ा सा टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है कि उसको समझा कैसे जाए, कैसे समझा जाए उसे। तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम एक साथ अध्ययन को आगे न बढ़ा करके धीरे 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 एक एक टुकड़ों में अध्ययन को आगे बढ़े, ताकि आप समझ लें, उसके बाद एक साथ पूरे अध्ययन को कर लिया जाए तो दोनों चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। हम लोग उसी प्रक्रिया को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो पहली बात ये जान लीजिए कि जब हम लोग मानव विकास के अध्ययन की बात करते हैं, थोड़ा समझते चलिए, मानव विकास के अध्ययन की बात किया जाता है तो मानव विकास का जो अध्ययन होता है ना, त्रियुगी पद्धति के आधार पर होता है। त्रियुगी पद्धति के आधार पर होता है, ध्यान रखिएगा। ये त्रियुगी पद्धति क्या है, मैंने डिस्कशन किया था आप लोगों को। एक युग होता है प्रस्तर युग, दूसरा युग होता है ताम्र युग, और तीसरा युग होता है लौह युग। और ये त्रियुगी पद्धति का विभाजन किसने किया था, मैंने आप लोगों को बताया था। पूरे मानव विकास को इन 3 युगों में डिवाइड कर दिया जाता है इतिहास के अध्ययन का। ताम्र युग में ही मैंने बताया था कि इसी में कांस्य युग भी शामिल है। कांस्य युग कोई अलग से युग नहीं है जैसा कि आजकल किताबों में लिखा हुआ मिल जाता है, एक्चुअली में गलत लिखा होता है। कांस्य युग कोई अलग युग ही नहीं है, कांसा का अलग कोई अस्तित्व नहीं है। कांसा तभी अस्तित्व में आता है जब तांबा और टिन मिलता है, तभी अस्तित्व में आता है। इसे हम अलग युग तब मान सकते थे जब तांबे के प्रयोग बंद होने के बाद भी कांसा का प्रयोग लगातार चलता रहे, लेकिन ये जस्ट उल्टा हो गया। ताम्र युग चल ही रहा था कि बीच में कांसा का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टिन की उपलब्धता हो जाती है, और कांसा का इस्तेमाल शुरू होने का मतलब था कि तांबे से ज्यादा मजबूत होता है कांसा, और कांसा कुछ समय तक आगे बढ़ा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब टिन की उपलब्धता खत्म हो गई भारत में, जब टिन की उपलब्धता खत्म हो गई तो क्या बचा, सिर्फ तांबा बचा। तो कांस्य युग यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया, लेकिन ताम्र युग क्या लगातार चलता रहा। तो ताम्र युग से शुरू होता है, ताम्र युग आगे बढ़ता रहा। बीच में आता है एक ऐसा कालखंड जहां पे कांसे का प्रयोग हुआ, लेकिन टिन की उपलब्धता कम होने की वजह से कांसा हो गया खत्म। और यही वजह है कि कांस्य युग को अलग युग न मान करके ताम्र युग का ही एक हिस्सा मान लिया जाता है, एक पार्ट मान लिया जाता है। बाकी लौह युग आप लोगों को पता है। तो एक विद्वान थे जिनका नाम था जॉन लुबाब। जॉन लुबाब, ये तो समझ रहे हैं ना। प्रस्तर युग का मतलब ऐसा युग जिसमें मानव सिर्फ पत्थर का प्रयोग कर रहा है, और पत्थर का प्रयोग किस लिए, अपने उपकरण रहने के लिए,
हथियार के तौर पर शिकार करने के लिए पत्थर का इस्तेमाल कर रहा है। पत्थर मतलब गुफाओं में रह रहा है, पत्थरों के बीच रह रहा है, पत्थर के हथियार, जंगलों में रह रहा है, हथियार शिकार कर रहा है, कुछ खा रहा है, फिर कुछ जो है कि पेड़ पौधों से जो कंदमूल वगैरह है उसे तोड़ करके खा रहा है। ताम्र युग का मतलब हो गया कि अब मानव के उपकरण तांबे के बनने लगे, और लौह युग का मतलब हो गया कि अब मानव के जो उपकरण हैं लोहे के बनने लगे। तो जॉन लुबाब नामक विद्वान थे, उन्होंने प्रस्तर युग को दो भागों में डिवाइड कर दिया कि ये जो पाषाण युग है इसे दो भागों में इन्होंने बताया। एक पुरा पाषाण काल, समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, और दूसरा इन्होंने डिवाइड किया नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल, और ये विभाजन करने का जो उनका बेस रहा, आधार रहा, वो रहा जलवायु परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन। ये सारी चीजों के बेस पे उन्होंने पूरे पाषाण काल को, पूरे प्रस्तर युग को दो भागों में डिवाइड कर दिया कि एक है पुरा पाषाण काल और दूसरा है नौ पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की जो संकल्पना है जॉन लुबाब ने नहीं दिया था। किसी इतिहासकार ने मध्य पाषाण काल की संकल्पना के बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन बाद में चल करके, आगे चल करके संक्रमण की अवस्था के रूप में एक और काल को स्वीकार किया गया, वह था मध्य पाषाण काल। ये एक्चुअल में कौन सी अवस्था थी? संक्रमण की अवस्था थी। संक्रमण की अवस्था समझ रहे हैं ना? संक्रमण काल की अवस्था क्या होती है? आप कभी नाम तो सुने होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा जीवन संक्रमण की अवस्था से चल रहा है। संक्रमण की अवस्था से मतलब ये नहीं कि ये ग्रसित है, संक्रमण जनित रोग से ग्रसित है। यहां संक्रमण की अवस्था का मतलब होता है कि ऐसा कालखंड जो अपने पीछे काल को छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसे भी गुण हैं जो आगे के कालखंड के समाहित है। जैसे जब हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो कहा जाता है कि मध्य पाषाण काल में कुछ ऐसे भी उपकरण प्रयोग होते रहे जो पूरा पाषाण काल में चला आ रहा था, और मध्य पाषाण काल के कुछ ऐसे भी गुण इस कालखंड में देखे रहे जो बेसिकली नौ पाषाण काल के गुण हो। इसीलिए इसे बोल दिया मध्य पाषाण काल। आपको एग्जाम्पल दूं, प्रश्न पूछा जाता है कि मानव ने पशुपालन की शुरुआत कब की? आपको पता है मानव पशुपालन कब शुरू करता है? पशुओं को अपना दोस्त मित्र बनाना कब शुरू कर देता है? तो ये जवाब मिलता है नौ पाषाण काल। लेकिन मध्य पाषाण काल से भी कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, जहां बताता है कि मानव अब पशुओं के साथ रहना शुरू कर दिया था। एक शुरुआती दौर था जब पशुओं से घुल मिल रहा था, और वही आगे चल करके नौ पाषाण काल में स्पष्ट तौर पे मानव और पशुओं के बीच मित्रता स्थापित हो जाती है। तो इसीलिए मध्य पाषाण काल को एक संक्रमण के काल के रूप में स्वीकार कर दिया जाता है। अदरवाइज शुरुआत में मध्य पाषाण काल की संकल्पना नहीं थी, बाद में इसे स्वीकार किया जाता है एक संक्रमण के काल के रूप में, क्योंकि मध्य पाषाण काल में दोनों कालों के गुण समाहित मिलते हैं, पुरा पाषाण काल के भी और नौ पाषाण काल के भी। तो ये तीन काल हो गए। जॉन लुबाब ने दो विभाजित किया, तीसरा आ गया संक्रमण की अवस्था। फिर आगे चलते हैं, जब पुरा पाषाण काल की बात किया जाता है तो एक विद्वान और आते हैं जिनका नाम है एडवर्ड लार्टेट। एडवर्ड लार्टेट, इन्होंने पूरा पाषाण काल को तीन भागों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा भाग? निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल। सब में पूरा लगा, ध्यान रखिएगा, उच्च पूरा पाषाण काल। किसने बांटा? एडवर्ड लार्टेट नामक विद्वान ने पूरा पाषाण काल को भी पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांट दिया। और इनका जो आधार रहा वही आधार रहा, तकनीकी परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन जैसे आधार, उपकरणों की संरचना में परिवर्तन, ये सारी चीजों को आधार बना करके बेसिकली यहाँ पे दो चीजें, एक इन्होंने आधार बनाया था तकनीकी परिवर्तन का, यही आधार ऊपर भी बनाया था लुबाब ने, तकनीकी परिवर्तन का, और उसके अलावा प्राणी समूह जो है, प्राणी समूह में जो संरचनात्मक परिवर्तन होता है, संरचनात्मक परिवर्तन के आधार पर तीन भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया। एडवर्ड लार्टेट नामक विद्वान ने
यही वजह रहा कि पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। समझने के दृष्टिकोण से ये तीनों चीजों को समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बड़ी गूढ़ हो जाता है यहाँ पे कि पूरा पाषाण काल भी बहुत थोड़े थोड़े परिवर्तन नजर आते हैं, यहाँ पे कोई बड़ा परिवर्तन नजर नहीं आता। इसीलिए मुख्य परीक्षा के अध्ययन के क्रम में इन तीनों का अध्ययन एक साथ कर लिया जाता है। तीनों का तकनीकी परिवर्तन क्या होते हैं, रहन सहन में क्या परिवर्तन होता है, इनका भौगोलिक वितरण, तीनों का एक साथ होता है। लेकिन तीनों एक साथ अगर मैं अध्ययन करा दूंगा तो आपके दिमाग से बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। अगर इन तीनों का अध्ययन मैं अलग अलग करा दूं और उसके बाद में तीनों एक साथ लेकर के आऊं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पढ़ने के बाद फिर आप चाहें तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का अध्ययन एक साथ कर सकते हैं। और मुख्य परीक्षा में यही से प्रश्न पूछ देता है क्या परिवर्तन रहा पुरा पाषाण काल से नव पाषाण काल तक, उनके समाज में, उनके रहने खाने में, उनके तकनीक में। तो ये चीजें आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे अच्छे तरीके से, और फिर जहां से भी प्रश्न पूछेगा आप उस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे। फिर आपको कोई समस्या प्रश्न हैंडलिंग को लेकर के नहीं आएगी। क्लियर है यहां तक? तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं निम्न पुरा पाषाण काल। यहां तक चीजों को आप बना लीजिएगा, फ्रेमिंग कर लीजिएगा, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए ताकि भूमिका यहीं से बन जाएगी आपकी। अब निम्न पुरा पाषाण काल की जब हम लोग बात करेंगे तो इसे 3-4 भागों में बांट करके हम लोगों को देखना है। निम्न पुरा पाषाण काल, तो एक तो हमें इन लोगों को देखना है कि इनका जो तकनीकी जो परिवर्तन होता है, या तकनीकी परिवर्तन या तकनीक बोलिए, चूंकि मानव की आरंभिक अवस्था थी ये, तो यहीं से शुरुआत ही करते हैं। तो तकनीक हो जाएगा, सॉरी ऐसे मत करिए, पहले फ्रेमिंग कर लीजिए। एक तो हम लोग देखेंगे तकनीक, तकनीक का मतलब इनके उपकरण देखने का प्रयास करेंगे, कैसे उपकरण यूज करते थे। दूसरा इनका देखा जाएगा जो भौगोलिक वितरण है, कहां कहां से इनके स्थल मिलते हैं। तीसरा इनका क्षेत्रीय विभिन्नता, क्षेत्रीय विभिन्नता ये क्या है मैं भी समझाता हूं। फिर इसके बाद मानव कैसा था ये देखा जाएगा मानव के संदर्भ में। निम्न पुरा पाषाण काल में ये 4 चीजें आप डिस्कशन कर लेंगे, और कुछ है ही नहीं। मैंने बताया ये शुरुआती दौर था मानव का। यहां पे इनके जानने के लिए हमारे पास क्या है साधन, सिर्फ इनके उपकरण है और कुछ भी नहीं है इनके जानने के साधन। ये शुरू का कालखंड है जहां पे स्रोत हमें बहुत कम मिलते हैं। कहा जाता है कि जो निम्न पुरा पाषाण काल का काल रहा, इसे बोलते हैं कि ये मानव विकास की आरंभिक अवस्था थी। मानव विकास की आरंभिक अवस्था थी। ये युग था, प्लेस्टोसीन युग था पूरा, मानव विकास की आरंभिक अवस्था थी। आरंभिक अवस्था थी, ये प्लेस्टोसीन युग था पूरी तरीके से। पहले हम लोग इनके तकनीक को समझते हैं, उपकरण को समझते हैं। ये आरंभिक मानव रहे, शुरुआती मानव रहे, अभी विकास की प्रक्रिया में ये बहुत पीछे थे, ध्यान रखिए, आरंभिक अवस्था में थे। अगर इस कालखंड को हम लोग देखा जाए कि निम्न पुरा पाषाण काल का क्या कालखंड रहा है, तो मैंने बताया था कि चूंकि बहुत पीछे जाकर के हमें कालखंड को निर्धारित करना होता है, इस वजह से अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट दिया होता है। कहीं 5 लाख बीसी देता है तो कहीं 6 लाख बीसी देता है। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि किसे सही माना जाए किसे गलत माना जाए, वो सब सही होता है, बहुत पीछे जाना होता है। सामान्यतः इसका जो कालखंड माना जाता है, कहीं माना गया कि 5 लाख बीसी से 5 लाख बीसी से आरंभ होकर के ये 50,000 बीसी तक आता है। किसी किसी किताब में 5 लाख की जगह 6 लाख रहता है, 6 लाख बीसी, और 50 की जगह 60,000 बीसी। दोनों सही है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप देख सकते हैं कि 5 लाख बीसी ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 बीसी तक का कालखंड माना जाता है। तो ये एक मानते हैं कि बहुत बड़ा कालखंड है, ये बहुत बड़ा कालखंड रहा है, बहुत बड़ा कालखंड, अति दीर्घकालीन रहा, बहुत बड़ा कालखंड रहा। लेकिन विकास की प्रक्रिया में बहुत ही धीमे रहा, कालखंड बहुत लंबा रहा, विकास बहुत धीमा रहा। तो यहां देखिए, सबसे पहले देखते हैं तकनीकी या उपकरण। इनके तकनीक या उपकरण की अगर बात करें हम लोग,
तो इनके उपकरण बने होते थे पत्थर के। सवाल उठता है किस पत्थर के बने होते थे, इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो ये जो पत्थर इस्तेमाल करते थे उसका नाम था क्वार्टजाइट पत्थर। क्वार्टजाइट पत्थर। पत्थर के किस हिस्से से उपकरण बनाते थे, तो ये पत्थर के कोर से उपकरण बनाते थे। पत्थर के कोर से ही उपकरण बनाते थे। कोर, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से उपकरण बनाते थे, तो ज्यादातर जो उपकरण मिले हैं हस्त कुठार, हस्त कुठार बनाए हैं। इसके अलावा खंडक जिन्हें बोला जाता है चापर। इसके अलावा एक उपकरण मिलता है इनका विदारणी, ब्लेड की तरह होता है काटने के लिए, विदारणी। इसको क्लीवर बोलते हैं, विदारणी को क्लीवर। ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूं इनके जो उपकरण थे, एक मिनट। देखिए ये उपकरण, इसमें ये वाला उपकरण है क्लीवर, ठीक। और ये जो उपकरण है ये है चॉपर, जिसे चॉपर चॉपिंग बोलते हैं। एक होता है जो है कि उसको बोलते हैं हस्त कुठार। हस्त कुठार मतलब हाथ की हथौड़ी जिसे बोलते हैं, हैंड एक्सेस जिसे बोला जाता है। तो हथौड़ी जैसी चीजें थी हाथ से। तो इस प्रकार के उपकरण थे, यानी उपकरण में बहुत पैनापन नहीं था इनके। एक प्रकार से बोल सकते हैं कि भोथर उपकरणों का इस्तेमाल करते थे ना। चापर चापिंग देखिए, पेबल चापर चापिंग जैसे उपकरण होता नहीं कि आजकल पत्थर के टुकड़े लिया जाओ, किसी को सर फोड़ दिया जाए मार के, तो वैसे ही उपकरण थे। पत्थर जो इस्तेमाल होता था क्वार्टजाइट पत्थर इस्तेमाल होता था, उसका कोर वाला हिस्सा इस्तेमाल करते थे। तो मैंने बताया कि मानव की आरंभिक अवस्था ये कोई इस प्रकार की अवस्था नहीं कि बहुत विकसित हो गई। ये आरंभिक अवस्था के मानव हैं जो जंगलों में रह रहे हैं, किसी तरीके से शिकार कर रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं पत्थर इस्तेमाल करके। बस यही था कि कोई किसी पत्थर में कोर लग गया, उसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं तो उसका नाम अलग दे दिया गया। तो बेसिकली यहाँ पे जो पत्थर इस्तेमाल किया गया, क्वार्टजाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया। पत्थर के कोर का इस्तेमाल इन्होंने किया हस्त कुठार बनाने में, खंडक जिसे बोलते हैं चापर, और विदारणी जैसे उपकरण बनाने में इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। ये ध्यान रखिए। अगर हम इनके भौगोलिक वितरण की बात करें, दूसरा हेडिंग है ना भौगोलिक वितरण, कि कहां कहां से इनके उपकरण मिले हुए हैं, तो कहा जाता है कि निम्न पुरापाषाण काल के जो उपकरण मिले हैं वो लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से, लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से। लेकिन एक अपवाद है यहां पे। अपवाद क्या है कि गंगा यमुना का जो दोआब है यहां से नहीं मिला है। इसके अलावा इनके उपकरण केरल से नहीं मिला है। इनके जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत के घने जंगलों से ये स्थल नहीं मिलते हैं। अच्छा, गंगा यमुना दोआब में भी एक अपवाद है, वहां से वो स्थल मिलता है। गंगा यमुना दोआब में मात्र एक स्थल है, वो स्थल है कालपी जो झांसी में, वहां से ये स्थल मिलता है। इसके अलावा लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से यह स्थल मिला जाता है। भारत में दक्षिण भारत से भी मिलता है, उधर जाएंगे तो उत्तर पश्चिम भारत में मिलता है। लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से पूरा पाषाण काल के उपकरण हम लोगों को प्राप्त होते हैं। क्योंकि इस कालखंड का एक पूरा मैपिंग वाला सेक्शन भी अलग चलता है प्राचीन इतिहास का। पूरा स्थलों के बारे में जानना, कौन कौन से स्थल वहां से क्या मिला या कहाँ पे है, ये प्रमुख होता है। ऑप्शन में मैपिंग को लेकर भी प्रश्न पूछता है, जिसमें इंडिकेट करना होता है, दिखाना होता है कहाँ पे है। तो मैं उसको दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं मैपिंग वाला इधर के शुरुआती की मैपिंग में करवा दूं, ताकि थोड़ा ज्यादा टफ होता है मैपिंग का, तो वो मैं करवा दूंगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप से ये 3 क्षेत्र बस ध्यान रखिएगा, यहां से नहीं मिलता है, अदरवाइज हर जगह से मिल जाता है। भौगोलिक वितरण हो गया। इसके अलावा इनकी क्षेत्रीय विभिन्नता को समझिए। क्या होता है क्षेत्रीय विभिन्नता? क्षेत्रीय विभिन्नता, जब हम लोग क्षेत्रीय विभिन्नता की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि जो उपकरण मिले हुए हैं, बेसिकली किसी क्षेत्र से हैंड एक्सेस बहुत ज्यादा मिल गए, किसी क्षेत्र में चापर चॉपिंग जैसे उपकरण मिल गए, तो इसी को बोला जाता है क्षेत्रीय विभिन्नता। ऐसा नहीं कि इनके उपकरण हर जगह समान अवस्था मिला, जैसे कोई ऐसा क्षेत्र जहां पे हैंड एक्सेस की मात्रा बहुत ज्यादा मिल गई,
यानी उस क्षेत्र में हैंड एक्सेस का चलन बहुत ज्यादा था। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे चॉपर जैसे उपकरण खूब मिल रहे हैं, चॉपर का बहुत ज्यादा चलन था, तो इसी को बोला जाता है क्षेत्रीय विभिन्नता, यानी उपकरणों की संख्या में जो अंतर देखा गया उसी को बोल दिया गया क्षेत्रीय विभिन्नता, कि अलग अलग उपकरण किस संख्या में कहां से प्राप्त होते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे स्पष्ट तौर पे हमें देखने को मिलता है। और क्षेत्रीय विभिन्नता के कहते हैं कि जो पाकिस्तान का सोहन घाटी है, सोहन घाटी, यहां पे सर्वाधिक उपकरण मिलता है चॉपर, चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग उसे बोलते हैं। इसीलिए सोहन घाटी को कई बार चॉपर चॉपिंग संस्कृति के नाम से भी जान दिया जाता है। चॉपर चॉपिंग संस्कृति के नाम से जाना जाता है कि सोहन घाटी में कौन सी संस्कृति प्रचलित थी? चॉपर चॉपिंग संस्कृति प्रचलित थी, क्योंकि वहां पे जो उपकरण मिलेंगे ज्यादातर चॉपर और चॉपिंग जैसे उपकरण मिलेंगे। और मैंने आपको दिखाया था कि चॉपर और चॉपिंग जैसे उपकरण, ये देखिए है ना, चॉपर चॉपिंग एंड चॉपर जैसे उपकरण, ये वाला, ठीक, सोहन घाटी में। फिर एक केंद्र, अच्छा ये हो गया, यहां पे खूब उपकरण मिले। दूसरा केंद्र बना हमारा दक्षिण भारत, दक्षिण भारत दूसरा केंद्र बना। और दक्षिण भारत की बात किया जाए तो यहां पे एक स्थान है मद्रास के पास जिसका नाम है पल्लवरम, सॉरी कोटलियार, मद्रास के पास कोटलियार, कोटलियार नदी घाटी। यहां पे जो ज्यादातर उपकरण मिलता है वो उपकरण मिलता है हैंड एक्सेस, हस्त कुठार, हस्त कुठार। इसलिए यहां पे जो संस्कृति पाएगी उसे बोल दिया गया हस्त कुठार संस्कृति, हैंड एक्सेस कल्चर। पूरा पाषाण काल के दो प्रमुख केंद्र हो जाते हैं, इसी को बोला जाता है क्षेत्रीय विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। एक सोहन घाटी, दूसरा कोटलियार नदी घाटी। सोहन नदी घाटी, कोटलियार नदी घाटी, वहां पे हैंड एक्सेस कल्चर, क्योंकि वहां पे ज्यादातर उपकरण चॉपर चॉपिंग जैसे मिले, सॉरी वहां चॉपर चॉपिंग कल्चर। और दक्षिण भारत में कोटलियार नदी घाटी, यहाँ पे हैंड एक्सेस की मात्रा जो उपकरण है काफी ज्यादा रही, इस वजह से इसे हैंड एक्सेस कल्चर के नाम से जाने गए। तो ये हो गए उनके उपकरण। क्वार्जाइट पत्थर से बने होते थे, पत्थर के कोर का इस्तेमाल करते थे, यानी बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें विविधता देखने को नहीं मिलती है, न उपकरणों में न इनके उपकरण के निर्माण के उसमें। लगभग सब उपकरण एक जैसे ही देखने में लगते थे, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता और उनका काम करना, जो जिस उपकरण से जो काम करें उस बेस पर उसका नाम रख दिया जाता था। जब हम मानव की बात करेंगे यहाँ पे कि मानव कैसा था, तो आपको पता है मैंने बताया आरंभिक अवस्था था। और आरंभिक अवस्था हम लोग देखते हैं कि एक प्रकार से आदि मानव थे जिनके पास वस्त्र नहीं था। ये मानव नंगे रहते थे, नंगे रहते थे। पहला, ये खाद्य संग्राहक थे, खाद्य संग्राहक थे। संग्राहक समझ रहे हैं ना, जो ये बताता है कि ये उत्पादन करने वाले नहीं थे, ये उत्पादन नहीं करते थे कुछ पैदा कर ले, ये संग्राहक थे। पेड़ से तोड़ के लाए, इकट्ठा कर लिए खा रहे हैं, शिकार करके लाए, इकट्ठा कर रहे खा रहे हैं, खाद्य संग्राहक, उत्पादक नहीं करते थे। इसके अलावा नंगे रहते थे, इनके पास कोई आवास नहीं होता था, आवास नहीं बनता था। ये बस एक चीज जानते थे कि पत्थरों से रगड़ करके आग इन्होंने पैदा कर दिया था। तो इस वजह से इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है अग्नि की खोज, अग्नि की खोज। क्लियर? अगर आपसे यहां से मेंस में एक प्रश्न पूछ दिया जाए कि पूरा पाषाण काल में तकनीकी परिवर्तन और मानव के संदर्भ में जो चीजें देखी उसका आप विश्लेषण करिए, लिख देंगे आराम से, आपके दिमाग में घूम रहा है तकनीकी चेंजेस क्या हो रहा है। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ नहीं। भौगोलिक वितरण संपूर्ण भारत में लगभग पाया जाता है, बस 3 क्षेत्रों को छोड़ करके पूर्वी भारत, केरल और मध्य गंगा घाटी का जो दोआब है, एक स्थल वहां मिलता है कालपी जो अपवाद है। मानव नंगा रहता था, आवास नहीं रहता था, खाद्य संग्राहक था, खाद्य उत्पादक नहीं था। इनकी सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने अग्नि की खोज कर दी। क्लियर? ये अच्छा, ये तो हो गया आपका मेंस पॉइंट है पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, सॉरी निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे थे लोग। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुछ चीजें और आपको डिस्कशन कर रहा हूं कि भारत में मैंने बताया कि जो पूरा पाषाण कालीन उपकरणों की जो खोज की गई, बेसिकली पूरा पाषाण काल के उपकरण वो खोजा गया रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा।
फ्रूट के द्वारा। पहले माना जाता था कि भारत में आदि मानव वगैरह कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने ऐसे उपकरण खोज निकाले जिनका प्रयोग आदि मानव ने किया, और यही वजह रहा कि इन्हें भारत में पाषाण काल का जनक मान लिया गया। पाषाण काल का जनक मान लिया गया। पाषाण काल का जनक मान लिया गया। इसके अलावा जब इन्होंने खोज लिया तो फिर कार्य आगे बढ़ा। 1863 की बात है, इन्होंने जब खोजा था। फिर काल आगे बढ़ा तो उसमें C.H. कार्लाइल, विलियम किंग, ये लोग भी इसी क्रम में आगे जुड़ गए उपकरणों की खोज में, रिसर्च में। सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हम लोग देखने को मिलती है वो मिलती है 1935 में आकर के, जब प्रोफेसर डी टेरा पीटरसन, इन्होंने पाकिस्तान का जो पठार है, पोतवार का पठार, शिवालिक पहाड़ी, भारत में नर्मदा घाटी और मद्रास में इन्होंने विस्तृत सर्वेक्षण करवाया। अच्छा खासा सर्वेक्षण हुआ तो फिर कई सारे उपकरण मिले। फिर भारत में अन्य स्थानों से उपकरण मिलना शुरू हो गया। इसी क्रम में भारत में पाषाण काल का अध्ययन शुरू होता है। उससे पहले माना जाता है कि भारत में पाषाण काल जैसी कोई चीजें नहीं थी। तो बड़ा काम किया गया 1935 में। वही कैम्ब्रिज अभियान दल के लोग थे, इन्होंने खूब जम करके अध्ययन किया और पाया कि भारत में भी पाषाण काल के उपकरण हैं। पाषाण काल यानी आदि मानव यहाँ भी रहते थे। तो यहां से ये चीजें उम्मीद है समझ के होंगे आप लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग निम्न पुरा पाषाण काल हम लोगों ने देख लिया है, तो मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल को एक साथ में कर लेंगे। दोनों चीजें दिखा देंगे कहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है। फिर एक लेक्चर ला करके तीनों जो पुरा पाषाण काल का सेक्शन है, निम्न मध्य उच्च, उसको एक में ही समेट देंगे तो आप निरंतरता और परिवर्तन को समझ पाएंगे। कई बार मेंस में ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं तो वो भी कर लेंगे। फिर मध्य पाषाण काल का अध्ययन अलग, नव पाषाण काल का अध्ययन अलग करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।